हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्वेता एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी क्वीन अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन भी मिलेगा आपको जो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करने वाला है। मीन्स आंसर राइटिंग में या कहीं भी जब आप उसको लिखेंगे ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में तो एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। तो ये सिर्फ वीडियो आपके नॉलेज के लिए ही नहीं, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। एक महान शासक और आदर्श नेता, उनका नाम भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध नाम है। उन्हें राजमाता के उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। हम हमेशा देखते हैं कि हिस्ट्री में राजाओं की बात होती है। हिस्ट्री हमेशा रिमेंबर करता है किंग्स को। हम हमेशा उनकी बात सुनते आए हैं, उनकी विजय गाथा सुनते आए हैं। बट कभी आपने सोचा है कि कितनी बार हम उन रानियों की बात करते हैं जो अपने विजडम से, अपने विज़न से और अपनी जस्टिस से राज्य चलाती थी। सोचिए, एक ऐसी महान शासक जो ना सिर्फ एक राज्य को चला रही थी बल्कि उसे सुधार भी रही थी और समाज को एक नया आयाम दे रही थी। वह सिर्फ राज्य पर ही नहीं बल्कि समाज के विकास पर भी ध्यान दे रही थी। इमेजिन अ लीडर who transformed the entire kingdom, built cities and temples, an extraordinary ruler whose legacy till today inspires us. ये आप देख रहे हैं कि द legacy of देवी अहिल्याबाई होलकर, the legendary queen of Malwa, who is known for her wisdom, strength, compassion, and remarkable contributions in administration, religion, and social welfare. Her leadership and the positive changes she brought to the region are remembered and continue to inspire even today. अब उनकी अर्ली लाइफ जर्नी की हम बात करते हैं। तो उनका जो जन्म है वो 31 मई 1725 को हुआ था इन द विलेज ऑफ चौंडी इन जामखेड़, जो आज का अहमदनगर ज़िला है महाराष्ट्र में। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और वो बेसिकली एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। उनका सफ़र जो है बड़ा ही अनोखा रहा है, बड़ा अनोखा। मतलब वो आप जब आगे पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ इंस्पायरिंग हर स्टोरी इज़। उनके पिता मानकोजीराव शिंदे एक गांव के पाटिल थे, एक गांव के मुखिया थे। और अगर हम उस टाइम का परिवेश की बात करें तो उस टाइम का परिवेश बड़ा ही अलग था। मतलब उस टाइम महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी पढ़ने लिखने की या किसी भी, बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदियाँ थी महिलाओं पर। इतना फ्रीडम नहीं था उस टाइम पे। और उस टाइम पे महिलाओं को पढ़ाना लिखाना आम बात नहीं थी। लेकिन फिर भी उस टाइम पे उनके पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें पढ़ने का अवसर दिया और इस प्रारंभिक शिक्षा ने उन्हें सपने पूरा करने का विश्वास दिया। और यह उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये ज्ञान ही है जो उनके भविष्य के शासन में काम आया। अब बात करते हैं तो डेस्टिनी कॉल्स की द बिगिनिंग ऑफ जर्नी अहिल्याबाई मैरिज। तो यहाँ से इनका एक टर्निंग पॉइंट था कि जैसे कि इतिहास के पटल पर अहिल्याबाई जी का प्रवेश किसी संयोग से कम नहीं था। तो कहते हैं कि मल्हार राव होलकर, लॉर्ड ऑफ मालवा टेरिटरी, वे बेसिकली मराठा पेशवा की सेवा में कार्यरत थे और मालवा प्रदेश के स्वामी भी थे। वह मराठा साम्राज्य के श्रेष्ठ सेनापति थे। और ये भी कहते हैं कि
होलकर डायनेस्टी के प्रथम राजकुमार भी थे। तो वह एक दिन बेसिकली चौंडी गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर 8 साल की अहिल्याबाई को देखा, जो बड़े ही भक्ति भाव से पूजा कर रही थी। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद द सिंप्लिसिटी, वह उनकी विनम्रता, उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर, इतने प्रभावित हुए, मतलब उनकी सिंप्लिसिटी से, उनकी बुद्धि से वो बहुत इम्प्रेस हुए। और इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने बेटे खंडेराव होलकर से शादी कराने का फैसला लिया और महज 8 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई खंडेराव होलकर से 1733 में। अब यहाँ से इनका एक टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे मैंने पहले ही बोला, एक ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट आता है। बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं उनके लाइफ में और ज़िंदगी उनका बहुत कठिन परीक्षा लेता है। 1733 में शादी हुई और 1754 में एक बैटल के दौरान उनके हस्बैंड खंडेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है और ज़िंदगी में इनके, अहिल्याबाई जी की ज़िंदगी में एक बहुत कठिन समय आ जाता है। फिर भी इतना, उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद वो एकदम टूट जाती हैं, बट उनके फादर इन लॉ उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। लेकिन फिर किस्मत टर्न लेती है और 1766 में उनके फादर इन लॉ मल्हार राव होलकर भी गुजर जाते हैं। एंड इन द फॉलोइंग ईयर शी लॉस्ट हर सन मालेराव होलकर। इतना बड़ा गम और इतना कठिन समय, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी किंगडम के वेलफेयर और अपनी प्रजा के बारे में सबसे पहले सोचा। मतलब इतना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना कठिन समय, इतना इतना लगातार कुछ ना कुछ हो रहा था। कभी पहले पति की मृत्यु हो जाती है, फिर फादर इन लॉ, फिर उनके बेटे की, फिर भी मतलब वो सबसे पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचती हैं कि नहीं, अपनी किंगडम के वेलफेयर के बारे में सोचती हैं। तो अब यहाँ से शी राइज एज अ क्वीन ऑफ मालवा, द वॉरियर क्वीन। और 1767 में शी असेंडेड द थ्रोन एंड बिकेम द रूलर ऑफ इंदौर। और यहाँ से वह गद्दी पर बैठकर सेना को एड्रेस करने लगी, बैटलफील्ड में उतरकर आर्मी को लीड करने लगी। लेकिन उस टाइम, जैसे मैंने कहा, कि परिवेश बड़ा अलग था, लोग इतना देख नहीं पाते थे किसी औरत को शासन करते हुए या शासन को संभालते हुए। तो सब यही सोचते थे कि एक औरत शासन कैसे संभाल पाएगी, कैसे रूल कर पाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक शासक ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी हैं। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की। तुकोजी राव होलकर सूबेदार को, जो सूबेदार थे, उनको अपनी सेना का मुखिया बनाया और अगले 30 सालों तक उन्होंने मालवा को रूल किया इन अ जस्ट, इन अ वाइज एंड अ नॉलेजेबल मैनर में। सो आप देख रहे हैं कि मतलब ये सब देख के कि मतलब कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो बहुत कमेंडेबल है। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अपनी खुद की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम, कुछ ऐसा लाइफ में इंसिडेंट हो जाता है कि हम हार मान लेते हैं। तो लेकिन आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि इतना सब कुछ कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, लगी रहीं अपने किंगडम के लिए, अपनी प्रजा के लिए। अब उनके बात करें तो आगे उनके कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन तो उनके बहुत हैं, फिर भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए, बहुत सारे पॉइंट्स को डेवलप किया, वेल्स को डेवलप किया, धर्मशालास को डेवलप किया, सिटीज़ को डेवलप किया। उन्होंने ट्रेड को प्रमोट किया, बहुत सारे आर्टिशंस को इनकरेज किया, बहुत सारे वेलफेयर पॉलिसीज़ पर फोकस किया, वुमेन राइट पर फोकस किया, सोशल जस्टिस पर फोकस किया। तो ये इनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल रिफॉर्म्स हैं जो उन्होंने किए।
अब आगे अगर उनकी रिलीजियस और कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो भी बहुत सारी हैं, तो फिर भी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें एटलीस्ट देख लेते हैं, जान लेते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे धर्मशाला बनवाए। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्किटेक्चर के ग्रोथ में थ्रू कमीशन ऑफ वेरियस टेम्पल्स, घाट्स एंड धर्मशालास। और उनका सबसे नोटेबल कंट्रीब्यूशन है रीबिल्डिंग ऑफ फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में इन 1780 में। तो ये सारे इनके रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स, पोइट्स एंड आर्टिस्ट, ये इनके कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये सारे हैं। और उनके शासन में जो ट्रेड है, जो आर्ट, लिटरेरी, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से विकसित हुई। उन्होंने सामाजिक आर्थिक मॉडल बनाया जिससे हर किसी का विकास हो सके। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री महेश्वर में इस्टेब्लिश किया जो आज बहुत फेमस है फॉर इट्स महेश्वरी साड़ीज़। और अपने किंगडम में उन्होंने बहुत सारे पोएट्स को वो वेलकम करती थी, उनके वर्क को हाई रिगार्ड देती थी। तो ये सारे बेसिकली उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और अब अगर इसको कंक्लूज़न में बात करें, समराइज में, तो इनकी जो स्टोरी है बहुत कुछ सिखाती है कि एटलीस्ट लीडर होता क्या है, ट्रू लीडर होता क्या है, ट्रू लीडरशिप होती क्या है। तो उनकी जो स्टोरी है वो ये बताती है कि ट्रू लीडरशिप इज़ अबाउट विज़न, अबाउट सर्विस एंड कंपैशन। और उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं। अगर गवर्नेंस की बात करें, सोशल वेलफेयर की बात करें, कल्चर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, वेलफेयर पॉलिसीज़ की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, वुमेन राइट्स की बात करें, तो ये बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं उनके जो मदद करती है जो जिससे हम इंस्पायर होके हम अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकते हैं। विद दिस वी कैन बिल्ड जस्ट एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। और उन्हें इंदौर की रानी भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो जैसा कि मैंने कहा कि, और हाँ, सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो एयरपोर्ट है इंदौर, वो उन्हीं के नाम पर है इंदौर में, और यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के नाम पे है। सो ये सारी बहुत सारी इनकी कंट्रीब्यूशन मैंने बात किया। और भी बहुत सारी हैं। ये क्वेश्चन आया है कि जिसको आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि वाई, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा स्लाइड पे है, वाई डू यू थिंक शी इज़ कॉल्ड द फिलोसफर क्वीन। उन्हें फिलोसफर क्वीन क्यों कहा जाता है, तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कमेंट में ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो नॉलेजेबल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू।